हाँ जी बच्चों, सीए फाउंडेशन लॉ में हम लोग कर रहे थे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इसमें हमने यूनिट नंबर 3 और 4 कवर कर लिया था। 4 का एक लास्ट टॉपिक पेंडिंग था तुम्हारा ऑक्शन सेल, जिसको हम आज कवर करेंगे और देन हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 के बारे में। हाँ जी बच्चों, टॉपिक दे रखे आपको कौन सा? ऑक्शन सेल। आप देखो समझते हैं, जैसे अभी आईपीएल के भी ऑक्शन चल रहे हैं, जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनकी वहाँ पर ऑक्शन में बिड होती है। जो हाईएस्ट बिडर होता है वहां पर वो फॉल ऑफ हैमर, आपने देखा होगा कि एक साइन है, एक प्रकार से क्या है, वो साइन है कि फॉल ऑफ हैमर कर दिया तो इसका मतलब ये एक डिक्लेयर हो गया कि हाँ जी ये चीज़ सोल्ड आउट हो चुकी है। तो ऑक्शन सेल में ऐसा ही होता है। और जो ये ऑक्शन सेल में जो बेच रहे होते हैं ना, जो ऑक्शनर होता है, ये बेसिकली क्या दे रखा है? सेकंड लाइन पढ़ना है इसकी जस्ट। क्या कहता है कि जो हमारा ऑक्शनर होता है ना, ये एजेंट होता है। क्या होता है? एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। ये गवर्न होता है, कंट्रोल्ड होता है। ये जो एक्ट करता है वो करता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एजेंसी के हिसाब से काम करता है। तो ऑक्शन सेल में मैंने आपको बताया था कि हर चीज को बेचा जाएगा। ऑक्शन बिडिंग होगी, हाईएस्ट बिडर होगा, उसके नाम पर वो ऑक्शन सेल की डील क्या होती है? डन हो जाती है। और डील डन करने के लिए वो फॉल ऑफ हैमर के साइन को यूज करते हैं। हाँ, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीका हो सकता है, बट जो कॉमन में जो वे रहता है वो रहता है फॉल ऑफ हैमर। तो क्या कहता है कि ऑक्शन सेल प्रॉपर्टी को बेचने का एक तरीका है जिसमें आपसे बिड इनवाइट किया जाता है, एंड जो भी हाईएस्ट बिडर होता है वो वहां पर ऑक्शन में बायर बन जाता है। तो क्या कहता है बेटा आगे कि जो ऑक्शनर होता है वो लॉ ऑफ एजेंसी के थ्रू गवर्न होता है। ही में हाउवर सेल हिज ऑन प्रॉपर्टी। हाँ, जो ऑक्शनर है वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी बेच सकता है एज ए प्रिंसिपल, और उसको ये बताने की जरूरत नहीं होती है कि ये मेरे खुद के गुड्स हैं। मतलब कि अगर मैं ऑक्शनर हूँ, मेरे पास में लॉ ऑफ एजेंसी के थ्रू लाइसेंस है किस चीज़ का? ऑक्शनर का। तो मैं ऑक्शन सेल में अपनी खुद की प्रॉपर्टी भी बेच सकता हूँ। तो मुझे किसी और ऑक्शनर की जरूरत नहीं है वहाँ पर, और मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि मैं ही प्रिंसिपल हूँ और मैं ही क्या वहाँ पर ऑक्शनर हूँ। अब ऑक्शन सेल के कुछ 64 सेक्शन हैं जो हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, वो कुछ बातें बता रहा है। फर्स्ट बात कह रहा है कि गुड्स आर टू बी सोल्ड इन लॉट्स। गुड्स को बेचा जाएगा कैसे बेटा? लॉट्स में बेचा जाएगा। और जहाँ पर अगर मल्टीपल लॉट है तो हर लॉट की जो सेल होगी वो सेपरेट होगी। गुड्स जो है वो लॉट में बेचे जा रहे हैं, और लॉट में बेचे जाएंगे तो भी क्या होगा? हर चीज़ की जो बिड है वो सेपरेटली होगी। जैसे कि प्लेयर बिक रहे हैं तो हर प्लेयर की जो बिड है वो अलग होती है। ऐसे नहीं है कि 5 प्लेयर की बिड एक साथ हो रही है। वो सबको एक सिंगल सिंगल आइटम में क्या किया जाएगा? बेचा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कब होगा? कंप्लीट वही जब ऑक्शनर अनाउंस करेगा, और अनाउंस भी कैसे करेगा? फॉल ऑफ हैमर, और कोई भी और कस्टमरी मैनर हो, कोई और ट्रेंड हो, कोई और कस्टम हो, तो उसके हिसाब से भी आप अनाउंस कर सकते हो। राइट टू बिड में भी रिजर्व। राइट टू बिड में भी रिजर्व का मतलब ये होता है कि जैसे देखो, एक कॉमन जो ऑक्शन सेल होती है ना, उसमें कोई भी बंदा वहां जाके बैठ सकता है। कोई भी बंदा वहां गया और आके बैठ गया कि हाँ जी हम पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन राइट टू बिड में भी रिजर्व का मतलब ये होता है कि आप हर किसी बंदे को ऑक्शन में आके पार्टिसिपेट करने के लिए फ्रीडम नहीं दे रहे हो। वहां पर आपने सिलेक्टेड लोगों को ही इनवाइट किया है, और उन सिलेक्टेड लोगों से ही बिड ली जाएगी। कोई थर्ड पर्सन आके वहां पर पार्टिसिपेट भी करेगा तो उसकी बिड इनवाइटेड नहीं है। तो ये क्या कह रहा है? राइट टू बिड में बी रिजर्व एक्सप्रेसली बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर, or where such right is expressly reserved but not otherwise, the seller or any one person on his behalf may bid at the auction। अब इस लाइन का मतलब क्या है समझना। राइट टू बिड में भी रिजर्व के अंदर दो बातें आती हैं बेटा। राइट टू बिड, राइट टू बिड में फर्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा कौन सा? कि जो भी बिड में आएंगे, क्या उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है कि बिड में कौन बंदा आएगा, बिड में कौन आके बिडिंग लगाएगा? क्या आप जो बिड लगाने वाले जो लोग हैं, क्या उनके ऊपर ये जैसे आप देखो आईपीएल के मैचेस के अंदर बिड लग रही है, मैं वहां जाके बैठ जाऊं, वो बिड लगा रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, वो कहते हैं 25 करोड़, मैं बोलता हूँ 50 करोड़, तो मैं हूँ कौन यार जो वहां जाके बैठ जाऊंगा? तो मुझे वहां आने नहीं देंगे। तो राइट टू बिड में भी रिजर्व के दो कंसेप्ट होते हैं। फर्स्ट,
क्या कोई भी पर्सन, क्या एनी वन वहां जाके बिड लगा सकता है क्या? तो आप ये रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि केवल और केवल जो इनवाइटेड पीपल हैं वो ही वहां पर बिड में पार्टिसिपेट करेंगे। ओनली जो इनवाइटीज हैं वो ही क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ये फर्स्ट कंसेप्ट होता है कि जो जिनको आपने क्या किया है, दोज हु आर इनवाइटेड, दोज हु आर इनवाइटेड ही क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दूसरा चीज, क्या सेलर जो होता है ना, जो बिड में किसी गुड्स को बेच रहा है, क्या सेलर खुद उस बिडिंग में बैठ सकता है? मतलब कि सेलर जिस चीज को बेच रहा है, क्या सेलर वहां पर खुद पार्टिसिपेट कर सकता है, या सेलर क्या अपने किसी एजेंट को बैठा सकता है? क्या सेलर और एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ कैन पार्टिसिपेट? मतलब सेलर या उसके बिहाफ पर कोई भी बंदा वहां पर पार्टिसिपेट कर सकता है या नहीं कर सकता है? मतलब कि सेलर जो चीज बेच रहा है, क्या वो खुद उस बिड में जाके बैठ जाएगा? मतलब कि मैं ही बेच रहा हूं और मैं ही बिड लगा रहा हूं। तो ये पॉसिबिलिटीज है कि सेलर भी बिड के अंदर बैठ सकता है। सेलर नहीं तो सेलर के बिहाफ पर कोई और बंदा भी वहां पर बिड में आके बैठ सकता है। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब सेलर ने पहले से बता रखा हो कि सेलर या उसका कोई ऑथोराइज बंदा बिड में पार्टिसिपेट करेगा। अगर आपने पहले से बता रखा है तो ही सेलर या उसके बिहाफ पे कोई बंदा बिड में पार्टिसिपेट कर सकता है। अदरवाइज कोई भी बंदा जो सेलर है या ऑन बिहाफ ऑफ सेलर है वो बिड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो क्या कहता है, राइट टू बिड मे बी रिजर्व एक्सप्रेसली बाय और ऑन बिहाफ ऑफ seller where such right is expressly reserved but not otherwise the seller or any other person on his behalf may bid at the auction। मतलब सेलर या उसके बिहाफ पे कोई भी बंदा बिड में ऑक्शन लगा सकता है अगर पहले से ये राइट रिजर्व रखा गया है तो। नेक्स्ट क्या कहता है बेटा, वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय द सेलर। अगर सेलर ने पहले बताया नहीं था कि सेलर खुद बैठेगा, या सेलर ने पहले नहीं बताया था कि सेलर के कुछ एजेंट भी क्या होंगे, बैठेंगे। अब हुआ ये कि बिड स्टार्ट हुई, ऑक्शन सेल चल रही है 5 लाख। अब सेलर के ही कुछ बंदे हैं, सेलर के ही कुछ एजेंट हैं जो वहां ऑक्शन में बैठे हुए हैं और बोलते हैं 6 लाख। सेलर के बंदे बोल रहे हैं 7 लाख, सेलर के बंदे बोल रहे हैं 9 लाख, सेलर के बंदे बोल रहे हैं 10 लाख, सेलर के बंदे बोल रहे हैं 12 लाख। जो जो कॉमन बायर था, जो बोनाफाइड बायर था, जिसको नहीं पता कि ये सेलर के खुद के ही लोग हैं जो आर्टिफिशियल तरीके से उस रेट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। इसे हम बोलते हैं प्रिटेंडेड बिडिंग। क्या बोलते हैं, प्रिटेंडेड बिडिंग। तो ये कहता है कि अगर सेल नोटिफाइड नहीं थी, सेल अगर नोटिफाइड नहीं थी और सेलर और उसका कोई भी पर्सन उस बिड में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, और वो क्या करता है, आर्टिफिशियल तरीके से रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो दैट कंसेप्ट इज नोन एज प्रिटेंडेड बिडिंग। और प्रिटेंडेड बिडिंग के अंदर लॉ कहता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है एट द ऑप्शन ऑफ बायर, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एट द ऑप्शन ऑफ बायर क्या होगा, वॉइड एबल होगा। तो बायर कह सकता है कि सर ये लोग हैं वो जानबूझकर बैठे, इन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से रेट बढ़ा दी और मैं 5 लाख की चीज़ को 12 लाख में खरीदने पे मजबूर हो गया। अगर बायर को ऐसा लगता है तो वो कह सकता है कि सेलर या उसके लोग बैठे थे, उन्होंने गलत तरीके से इस रेट को क्या किया है, एनहेंस किया है, और उसको मजबूरी में वो जो चीज़ 5 लाख की थी उसको 12 लाख में खरीदना पड़ा। तो दैट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर। तो ये क्या कहता है, जब अगर सेलर ने पहले से बता नहीं रखा हो कि सेलर के बंदे बैठेंगे या सेलर खुद बैठेगा, और क्या दे रखा है, द सेल कॉन्ट्रोवेंट दिस रूल मे बी ट्रीटेड एज फ्रॉडुलेंट बाय द बायर। इन दैट केस बायर इसको फ्रॉडुलेंट मान सकता है, और अगर फ्रॉडुलेंट माना गया तो बायर के ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एबल मान लिया जाएगा। और ई पॉइंट दे रखा है बेटा रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस का मतलब होता है मिनिमम प्राइस, अपसेट प्राइस जिसको हम बोलते हैं। रिजर्व प्राइस का मतलब होता है कि आपने, जैसे आप देखते हो कि ऑक्शन सेल होती है, अभी प्लेयर के ऑक्शन सेल में बोलते हैं कि बिड विल स्टार्ट फ्रॉम ₹2 करोड़। तो ये जो बेस प्राइस है इसी को बोलते हैं रिजर्व प्राइस, कि इससे कम पे बोली नहीं लगेगी। और बाय चांस किसी भी रीजन से अगर ऑक्शन सेल इससे कम पर अगर फाइनल हो गई
फॉल ऑफ हैमर इससे कम रेट पे हो गया, तो वो फॉल ऑफ जो हैमर हुआ है, वो जो ऑक्शन सेल फाइनल हुई है, वो ऑक्शन सेल वैलिड मानी नहीं जाएगी अगर ऑक्शन सेल रिजर्व प्राइस से कम पे अगर कंप्लीट हो जाती है तो रिजर्व प्राइस पे तो ऑक्शन सेल स्टार्ट होती है, और कई बार बाय मिस्टेक क्या होता है, रिजर्व प्राइस भूल जाते हैं और ऑक्शन सेल उससे कम पे ही क्या होती है, फाइनल हो जाती है, तो वो वैलिड माना नहीं जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है 4.7, इंक्लूजन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज टैक्सेस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या टॉपिक है बेटा, समझना। बायर और सेलर ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था, जब बेटा बायर और सेलर के बीच में क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एट डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस था 10 लाख रुपीज एक्सक्लूडिंग जीएसटी। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दैट टाइम पर, लेट एग्जाम्पल जीएसटी 10% नहीं होता है वैसे, फिर भी मैं कह देता हूं कि मान लीजिए कि एट द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जीएसटी 10% था जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और एट टाइम ऑफ सेल उस पर जीएसटी है, लेट एग्जाम्पल कितना हो गया, 18% हो गया। देखो, जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था दैट मोमेंट पर जीएसटी था 10%। अब जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया गया एट द टाइम ऑफ सेल जो हुआ, वो जीएसटी है उस दिन कितना, 18%। मतलब कि जब तुमने मुझसे पूछा था कि भाई साहब ये गुड्स कितने का पड़ेगा, मैंने कहा 10 लाख का पड़ेगा और 10% जीएसटी एक्स्ट्रा है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि 10% जीएसटी भी लगेगा। लेकिन उसके बाद में जो निर्मला ताई है, निर्मला ताई ने इस गुड्स पे जीएसटी 10 की जगह इंक्रीज करके 18 कर दिया। अब बायर कहता है कि भाई साहब अपनी तो 10 पे बात हुई थी, और सेलर कहता है भैया मैं क्या करूं, मुझे कौन सा, मैं ये पैसा तुमसे लेके अपनी जेब में रख रहा हूँ, मुझे तो ये पैसा गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है। अब निर्मला ताई ने इस पे जीएसटी 18 कर दिया, तो सेलर कहता है मेरी क्या गलती है, और बायर कहता है भाई साहब अपनी बात 10% पे हुई थी, आप अपनी बात पे कायम रहो। तो मुद्दा यह है कि इन दैट केस क्या होगा, तो क्या कहता है, वेयर आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड बट बिफोर इट हैज बीन परफॉर्म टैक्स रिविजन्स टेक प्लेस। टैक्स ये हो सकता है कि 10 का 18 हो गया, या जब पहले बात हुई थी तो टैक्स की रेट 18% थी, और जब माल बेचा गया है तो टैक्स रेट कितनी है, 10% है। दोनों सिचुएशन हो सकती है। आइदर इट मे बी इंक्रीज, डिक्रीज, रेमिटेड, या हो सकता है कि पहले जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो 10% छोड़ो, उसमें तो जीएसटी था ही नहीं, और बाद में लग गया 28%। अब ये भी हो सकता है जब इम्पोज किया गया था, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, सॉरी, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दैट मूवमेंट पे टैक्स था 18%, और जब बाद की बात करूं जब परफॉर्म किया गया है तो टैक्स कितना हो गया, 0% हो गया। अब सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, आइदर टैक्स पहले नहीं था, बाद में इम्पोज हो गया, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, गवर्नमेंट ने माफ कर दिया, कुछ भी हो सकता है। द पार्टी वुड बिकम एंटाइटल टू रीड जस्ट द प्राइस ऑफ गुड्स अकॉर्डिंगली। ये कहते हैं प्राइस को अकॉर्डिंगली पढ़ा जाएगा। फॉलोइंग टैक्सेस आर अप्लाइड ऑन द सेल्स और परचेज ऑफ द गुड्स। क्या क्या लगते हैं, कस्टम और एक्साइज ड्यूटी, और टैक्स ऑन सेल और परचेज को बोलते हैं जीएसटी। द बायर वुड हैव टू पे द इंक्रीज प्राइस विद द टैक्स इंक्रीजेस। सिंपल सी भाषा में क्या है, भाषा में ये है कि भैया ये वाला एप्लीकेबल होगा, कौन सा वाला, टाइम ऑफ सेल वाला, ना कि टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला। अगर इंक्रीज हो गया तो इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो गया तो डिक्रीज हो जाएगा, पहले नहीं था अब इम्पोज हो गया तो इम्पोज हो जाएगा, और पहले था और अब रेमिट हो गया तो अब आपका रेमिट हो जाएगा। द सेलर में एट द इंक्रीज टैक्स इन द प्राइस। तो मतलब कि टैक्स कौन सा माना जाएगा, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला नहीं, जिस दिन माल बेचा जाएगा, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा, दैट मूवमेंट पे जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होगी, वही टैक्स रेट के अकॉर्डिंगली टैक्सेस आपको भरने पड़ेंगे। किसको भरने पड़ेंगे, बायर को। कौन लेगा, उससे कलेक्ट करेगा, सेलर, और सेलर उससे टैक्स कलेक्ट करके क्या करेगा बेटा, गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो ये था हमारा 2-5 मिनट का टॉपिक था जो एक्स्ट्रा बचा हुआ था, ये हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। एंड रिमेनिंग टॉपिक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उससे पहले मैं एक छोटा सा आपको कंटेंट पढ़ाना चाहता हूँ। तो यूनिट नंबर 4 हमने किया था। एक छोटी सी चीज दोबारा रिवाइज करना चाहता हूँ कि अगर आप अनपेड सेलर हो, अनपेड सेलर आप कब होते हो, आपने कैश में बेचा, कैश नहीं आया,
क्रेडिट पे बेचा, क्रेडिट का पीरियड एक्सपायर हो गया, पैसा नहीं आया, आप बन गए अनपेड सेलर। आपने चेक दिया था, बायर ने चेक दिया था, सेलर ने उस चेक के बेसिस पे बायर को गुड्स दे दिए थे, और वो चेक ही क्या हो गया बेटा, डिसऑनर हो गया। इन तीनों सिचुएशन में जो सेलर है वो क्या बन गया, अनपेड सेलर। तो एज ए अनपेड सेलर व्हाट राइट सेलर हैव, फर्स्ट, अगर गुड्स सेलर के पास ही पड़े हैं, ही कैन लीन ऑन द गुड्स, अगर सेलर के पास ही पड़े हैं। अगर गुड्स सेलर के पास में नहीं है, ट्रांजिट में है, तो आपके पास में राइट है स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। और थर्ड है कि अगर आपने लीन किया है या स्टॉपेज इन ट्रांजिट किया है तो आप बायर को एक लास्ट चांस दोगे, और बायर उसके बावजूद भी गुड्स लेके नहीं जाता है तो आप उसको रीसेल कर सकते हो। और अगर गुड्स बायर के पास जा चुके हैं या बायर का कोई कस्टमर, बायर का कोई एजेंट लेके जा चुका है, गुड्स बायर को हैंड ओवर हो चुके हैं, तो वहाँ पर अब लीन करना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पर हमारा जो राइट है वो अगेंस्ट द बायर है। हम अगेंस्ट द बायर उससे प्राइस मांगेंगे, और उसने जो ब्रीच किया उसका हम डैमेज मांगेंगे, और जितना पेमेंट वो लेट कर रहे हैं उसका हम उससे क्या मांगेंगे, इंटरेस्ट मांगेंगे। तो ये हमने लास्ट क्लास में किया था। यहाँ पर आपका यूनिट नंबर 4 होता है कंप्लीट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 आता है बेटा आपका कौन सा, कंडीशन एंड वारंटीज के बारे में। कंडीशन एंड वारंटीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वारंटीज। अब हम पहले बात करते हैं कि कंडीशन एंड वारंटीज है क्या। अब एक बात बताइए, जिस समय सेलर अपना गुड्स बायर को बेचता है, उस समय सेलर उस गुड्स को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी बातें बायर को बोल देता है। जिस समय सेलर गुड्स बायर को बेचता है, उस समय सेलर उस गुड्स को बेचने के लिए बायर को बहुत सारी बातें बोल देता है, ताकि बायर जो है उसकी बातों में आके गुड्स को परचेज कर ले। जब सेलर गुड्स को बेचता है उस समय गुड्स के बारे में बहुत सारी बातें बताता है, ताकि बायर उन बातों में आके गुड्स को बाय कर ले। तो ये सारी बातें क्या कहलाती है बेटा, स्टिपुलेशंस। क्या कहलाती है, स्टिपुलेशंस। क्या कहलाती है, स्टिपुलेशंस। और स्टिपुलेशंस दो कैटेगरी में आती है, कंडीशन एंड वारंटीज। तो क्या कहता है बेटा, आइए, कंडीशन एंड वारंटीज। एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स सेलर यूजुअली मेक सर्टेन स्टेटमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, ताकि वो बायर को इंड्यूस करे कि वो गुड्स को क्या कर ले, परचेज कर ले। सच रिप्रेजेंटेशन हम नॉर्मली बताते हैं किसके बारे में, गुड्स के नेचर के बारे में, गुड्स की क्वालिटी के बारे में, उसका क्या बेनिफिट होगा बायर को कैसे वो चीज़ सेटिस्फाई करेगी, कैसे उसकी नीड को सेटिस्फाई करेगी, क्या यूटिलिटी वो गुड्स बायर को प्रोवाइड करेगी। हम बताते हैं बायर को कैसे वो तेरे पर्पस को फिट करेगी। When these statements are represented do not form part of contract of sale, they are not relevant। लेकिन अगर मैं इन बातों को बताऊं और तुम गुड्स परचेज ही ना करो, अगर इन बातों से कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट ही ना करे, तो इन बातों का कोई रेलिवेंस नहीं है। इनका रेलिवेंस कब हो जाता है, जब इन पे फेथ करके बायर गुड्स को परचेज कर लेता है। तो ये क्या कहता है, बट व्हेन दीज फॉर्म पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड बायर रिले अपॉन देम, बायर इन पे भरोसा कर लेता है, दे आर रेलिवेंट, और इनका कोई ना कोई लीगल इफेक्ट होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। द रिप्रेजेंटेशन विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट, वो बातें, वो रिप्रेजेंटेशन जिनका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पे इम्पैक्ट पड़ता है, उन्हें हम बोलते हैं स्टिपुलेशंस। और ये स्टिपुलेशंस दो कैटेगरी में आती है, इसको हम बोलते हैं कंडीशन एंड वारंटी। अब कंडीशन क्या होता है, वारंटी क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने एक बाइक परचेज करनी है, एक बंदा है जो बाइक बनाता है, जैसे ही आप बाइक उसको बोलोगे वैसे ही वो बाइक आपको बना के दे देगा। आप देखेंगे दिल्ली और साइड में भी आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बाइक मैन्युफैक्चर करते हैं ऑन डिमांड ऑफ बायर। आप बोलोगे कि बुलेट का इंजन चाहिए, वो बुलेट का इंजन लगा देंगे। आप बोलोगे बॉडी ऐसी चाहिए, तो वो वैसी बॉडी बना देंगे। आप उनको पर्पस बताए रखो, वो उस गाड़ी को उसके हिसाब से क्या कर देंगे, कस्टमाइज कर देते हैं। तो आपने उसको बोला कि भैया मुझे ऐसी बाइक चाहिए जो हिली एरियाज हैं, पहाड़ी इलाके, अगर मैं वहाँ लेके जाऊँ तो गाड़ी स्किड ना करे, बहुत परफेक्ट गाड़ी हो हिली एरिया में जाने के लिए, गाड़ी बबल ना करे, गाड़ी स्किड ना करे, और गाड़ी का बैलेंस अच्छा बना रहे। आपने अपनी सारी रिक्वायरमेंट उसको बता दी। अब वो आपको एक बाइक बना के दे रहा है, और वो आपको बोलता है भैया ये गाड़ी आपके पर्पस के लिए परफेक्ट रहेगी, ये हिली एरिया के चलने के बहुत बढ़िया सूटेबल है।
आपने उसकी बात पे भरोसा करके वो गाड़ी परचेज कर ली। तो बात पे भरोसा किया है या बकायदा कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ होगा? कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपने वहाँ पर लिखी होगी। तो हुआ ये कि जब आप उसको हिली एरिया में लेके गए तो पहाड़ों पे वो गाड़ी चल ही नहीं रही है, पत्थरों में वो गाड़ी डगमगा रही है। तो आप वापस उसको आके क्या बोलोगे कि भाई तेरी वापस रख ले, नहीं चाहिए मुझे, मेरे पर्पस को पूरा नहीं कर रही है। तो जो चीज़ आपने खरीदी और उसका आपने कोई फंडामेंटल पर्पस बताया था और आपने कहा था कि जो चीज़ मैं ले रहा हूँ उसका ये पर्पस है, अगर पर्पस पूरा नहीं हुआ तो भैया मैं रिटर्न कर दूंगा। आप बताते हो ना उसको ऐसा कि मैं ये चीज़ खरीद रहा हूँ, मेरा ये पर्पस है, अगर ये मेरा पर्पस पूरा नहीं कर पाएगी वो चीज़ तो मैं रिटर्न कर दूंगा। आप ये जो बातें बताते हो इन्हें हम बोलते हैं क्या? कंडीशंस। क्या बोलते हैं? कंडीशंस। तो क्या कहते हैं, हर स्टिपुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती, कईयों की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, कईयों की इंपॉर्टेंस क्या होती है? कम होती है। मोर सिग्निफिकेंट जो होती है, जिनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंडीशन बोलते हैं। और जिनका सिग्निफिकेंस कम होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? वारंटीज बोलते हैं। तो लॉ कहता है कि स्टिपुलेशन दो टाइप की होती है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड होती है वारंटी। कंडीशंस आर द एसेंशियल्स। और अगर कंडीशन बता रखी थी, अगर वो पूरी नहीं होती है उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कंडीशन। आपने पर्पस बता दिया था पहले से, कंडीशन बता दी थी, अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होती उसे हम बोलते हैं ब्रीच ऑफ कंडीशन। और ब्रीच ऑफ कंडीशन के अंदर बायर के पास में राइट होता है, फर्स्ट ही कैन रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, प्लस यू कैन कॉल फॉर द डैमेज, आप सामने वाले से क्या कर सकते हो? डैमेज मांग सकते हो। तो अगर कंडीशन ब्रीच होती है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन करना, और सेकंड नंबर क्या करना बेटा? डैमेज मांगना। ये दोनों ऑप्शन आपके पास में होता है। और कंडीशंस होती है हमेशा एसेंशियल, ये नेसेसरी होती है, ये आपका बेसिक पर्पस होता है, किस पर्पस के लिए आप वो चीज़ एक्वायर कर रहे हो। और वारंटीज होती है कोलेट्रल। जैसे कि आप बाइक लेके आते हो तो कंपनी आपको बोलती है कि हम 1 साल की वारंटी दे रहे हैं। उस 1 साल की वारंटी का मतलब क्या है? उस 1 साल में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो कंपनी जो पार्ट है वो रिप्लेस कर देगी। दैट मीन्स कंपनी विल पे यू डैमेजेस। जो पार्ट खराब होगा वो और कंपनी रिप्लेस कर देगी। तो वारंटीज का मतलब क्या हो गया कि वारंटीज जरूरी तो है कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन इनका इंपॉर्टेंस इतना ही है कि जो वारंटीज कंपनी ने बता रखी है अगर वो ब्रीच होती है तो केवल और केवल आप डैमेज क्लेम कर सकते हो एज ए बायर। और कंपनी वो आपको पार्ट रिप्लेस कर देगी, आपको फंड दे देगी दैट पार्ट को वापस बाय करने का, एक्वायर करने का, रिप्लेस करने का। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, गाड़ी वापस रिटर्न नहीं होगी। तो कंडीशंस एसेंशियल होती है और वारंटीज कोलेटरल होती है। कंडीशंस ब्रीच होती है तो बायर के पास में टू राइट्स आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन करने का और सेकंड नंबर आता है डैमेज मांगने का। और वारंटीज अगर ब्रीच होती है तो आपके पास में केवल एक ही राइट होता है, वो कौन सा? डैमेज मांगने का। तो क्या कहता है, कंडीशंस वो होते हैं जो मेन पर्पस को पूरा करने के लिए एसेंशियल होते हैं। अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है तो आपके पास में राइट है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लिकेट कर सकते हैं, इमीडिएटली कैंसिल कर सकते हैं, प्लस आप क्या मांग सकते हैं? डैमेज। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, आपने कार लेनी है, आपने कहा था कि भैया मेरे को ऐसी कार चाहिए जिसका माइलेज कम से कम कितना हो? 20 किलोमीटर पर लीटर हो। आपने अपना पर्पस सेलर को बता दिया था, सेलर ने अपने हिसाब से आपको कोई गाड़ी दी जो आपके पर्पस को पूरा नहीं कर रही है, उसका उतना माइलेज नहीं आ रहा है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, प्लस अगर आपको कोई नुकसान हुआ है तो आप उसका डैमेज भी क्लेम कर सकते हैं। वारंटीज क्या होती है? मेन पर्पस के लिए कोलेटरल होती है, लेकिन अगर इसका ब्रीच होता है तो आप केवल क्या मांग सकते हैं? डैमेज मांग सकते हैं, बट यू विल नॉट हैव ए राइट टू रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि ये कहता है कि मोटर कार है, उसने कहा था कि मुझे ऐसी कार चाहिए जो सुटेबल हो फॉर टूरिंग पर्पस के लिए, उसको टूर का काम है। उसने उसको मारुति की कार दी और उसने बोला कि ये कार खरीद लो, ये आपके टूर के पर्पस को पूरा कर देगी। और कार टर्न आउट टू बी अनफिट फॉर द टूरिंग पर्पस, और जो कार बाद में निकली वो टूरिंग पर्पस में काम की नहीं है। मैं यहाँ कोई मारुति की बुराई नहीं कर रहा, एग्जाम्पल आईसीआई ने कवर किया, मेरा नहीं है। तो अगर ये कार टूरिंग पर्पस में काम की नहीं है तो आपके पास में ऑप्शन है, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना और सेकंड क्या है? डैमेज मांगना। अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, प्लस क्या मांग सकते हैं? रिफंड। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है ये कंडीशन का ही है, वारंटी का नहीं है। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है वारंटी का, आपने एक मारुति कार परचेज की, शोरूम वालों ने बोला कि इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, आपको 1 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर 1 साल से पहले आपको कोई प्रॉब्लम आ गई तो
फिर मैं बोल रहा हूँ, ये मारुति का एग्जाम्पल मैंने कवर नहीं किया, मैं मारुति की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, प्लीज, आई एम नॉट लाइबल फॉर एनी इंसल्ट ऑफ द मारुति। तो ये क्या कह रहा है कि अगर ये कार मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट अगर इसमें 1 साल में निकलता है, तो कंपनी कहती है कि भैया वो जो पार्ट खराब होगा वो पार्ट हम आपका क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, बट यू विल नॉट हैव ए राइट टू रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट। तो कंडीशन एंड वारंटीज में कुछ डिफरेंस दे रखे हैं, वो आप पढ़ना बेटा, लेकिन इस एक पॉइंट को छोड़ देना, कन्वर्जन ऑफ स्टुपलेशन वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा यहाँ से एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज। एक्सप्रेस का मतलब होता है कि जो स्पेसिफाइड इन कॉन्ट्रैक्ट हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही बता दिया था कि भैया आपको इस चीज में क्या चाहिए। जैसे आपने मोबाइल खरीदा, आपने बोला कि भैया ऐसा मोबाइल दो जिसमें अंडर वाटर बहुत अच्छी फोटो है, तो आपने पहले बता दिया था, आपने अपनी नीड को सामने वाले को बता दिया था। ये कहलाती है एक्सप्रेस। बाइक के केस में अलग हो सकती है, कार के केस में अलग हो सकती है, मोबाइल के केस में अलग हो सकती है। और कुछ होती है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब होता है बाय लॉ। कानून कहता है कि चाहे तुमने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ये कंडीशन भी पूरी करनी पड़ेगी। ये कहलाता है इम्प्लाइड बाय लॉ। तो कंडीशंस और वारंटी दो होती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस होती है वो जो कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखी जाती है, इम्प्लाइड वो होती है जो बाय लॉ आपसे एक्सपेक्ट की जाती है। एक्सप्रेस का बारे में हम लोग यहाँ कुछ नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि एक्सप्रेस में आपको पता है कि भैया जितनी भी प्रोडक्ट अलग अलग हैं, उन सब में एक्सप्रेस कंडीशन एंड वारंटीज अलग होगी, जिसकी कोई लिस्ट बनाई जाए पॉसिबल नहीं है। हम बात करने वाले हैं इम्प्लाइड बाय लॉ के बारे में। तो इम्प्लाइड बाय लॉ के बारे में यहाँ पर आपको कुछ 1 2 3 4 5 6 और 7, कुछ 7 आपको कंडीशंस दे रखी है। इन कंडीशन के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ, और जो मेन मेन पॉइंट पढ़ाने वाले हैं वो मैं आपको बुक से पढ़ा दूंगा। बाकी रिवीजन क्लास है तो आप कोशिश कीजिए कि उनको खुद सेल्फ स्टडी करना। फर्स्ट आता है कंडीशन एज टू टाइटल। मुझे एक बात बताइए, जब भी आप कोई गुड्स खरीदते हैं किसी दुकान पे जाके, आप क्या मान के चलते हैं कि जो बेच रहा है उसके पास बेचने का राइट है, या आप उससे पूछते हैं कि भैया मैं तो आपसे गुड्स तभी खरीदूंगा अगर आप दुकान के ऑनर हो तो। हम नॉर्मली क्या मान के चलते हैं, बेच रहा है इसका मतलब मान लेते हैं कि इसके पास बेचने का राइट है। हम कौन सा दुकानदार बोलेंगे बता लाइसेंस दिखा, जो तू गुड्स बेच रहा है उसके पास तेरे पास लाइसेंस दिखा कि तू बेच सकता है, तेरे पास बेचने का राइट है, और ये बता कि तू ही इस दुकान का ऑनर है। तो आपको क्या करना है, कानून कहता है कि इफ़ यू आर ए बोनाफाइड बायर, बोनाफाइड का मतलब गुड फेथ, आप किसी भी दुकान पे जाके कुछ भी खरीदते हैं तो आप बोनाफाइड बायर अगर हैं, आप गुड फेथ में एक्वायर कर रहे हैं, तो गुड फेथ में अगर आप एक्वायर कर रहे हैं तो बायर को ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। पहले भी बात की थी हमने, बायर को ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, चाहे सेलर के पास में ऑनरशिप हो चाहे ना हो। उसको बोलते हैं कंडीशन एज टू टाइटल। कंडीशन एज टू टाइटल क्या कहता है कि जब बायर बोनाफाइड है, अगर वो कुछ भी गुड सेलर से खरीदता है, तो मान लिया जाएगा कि अगर बोनाफाइड बायर है तो सेलर के पास चाहे ऑनरशिप हो चाहे ना हो, बायर को ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, बायर को अगर बोनाफाइड माना जाए तो। लेकिन अगर ये कंडीशन ब्रीच होती है, मतलब कि मैंने आपको कुछ बेचा जिसका मैं ऑनर नहीं हूँ, मैं इसका ऑनर ही नहीं हूँ, जैसे कि मैंने कोई चीज़ चोरी की, चोरी करके वो चीज़ मैंने आपको बेच दी, तो आपको मैंने बताया था पहले भी कि थेफ्ट वाले केस में और हायर परचेज वाले केस में आप भले ही कितने ही बोनाफाइड हो, आपको ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, आपको याद है। तो कंडीशन एज टू टाइटल कहता है कि नॉर्मली ऐसा होता है कि जो बोनाफाइड बायर होता है उसके पास में गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, भले ही सेलर के पास ऑनरशिप हो या ना हो। लेकिन अगर ये कंडीशन ब्रीच होती है, ब्रीच कब होती है, जब सेलर ने जो चीज़ बेची है वो चोरी की है, तो कंडीशन ब्रीच हो गई तो कहता है कि बायर के पास में पहला राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा, और कैंसिल करेगा तो वो गुड्स किसको लौटाएगा, आप चोर को मत लौटाना जिसने आपको बेचा है, आप ट्रू ऑनर को लौटाना जिससे जिसकी वो चीज़ बिलोंग करती है। तो लॉ कहता है कि अगर आप बोनाफाइड बायर हो, आपने गुड्स खरीदा है, तो सेलर के पास ऑनरशिप हो या ना हो आपको ऑनरशिप मिल जाएगी। लेकिन ये कंडीशन ब्रीच कहाँ होती है, जहां पर सेलर ने जो चीज़ बेची है वो चोरी की है।
तो बायर के पास में राइट है कि वो गुड्स रिटर्न करेगा। किसको? ट्रू ऑनर को। और बाद में आप केस करना किसके ऊपर? सेलर पर, और उससे अपना पैसा वापस मांगना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे तो पैसा वापस मांगेंगे, प्लस जो तुम्हारे साथ उसने ब्रीच ऑफ कंडीशन किया है, ये इम्प्लाइड कंडीशन है। अब हम सेलर से क्या मांगेंगे? डैमेज भी क्लेम करेंगे। तो लॉ कहता है कि जहां पर सेलर ने गुड्स बेचा है, बायर बोनाफाइड है, तो बोनाफाइड बायर को ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। और अगर सेलर ने ब्रीच किया था तो बायर के पास में राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा, प्लस क्या मांगेगा? डैमेज। और कैंसिल करोगे तो वो गुड्स आप किसको रिटर्न करोगे? ट्रू ऑनर को रिटर्न कर देना। दिस कंडीशन इज नोन एज कंडीशन एज टू टाइटल। तो टाइटल के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें आपके पास में यहाँ दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आप समझ लेना। एक मैं आपको एग्जाम्पल इसमें जो दे रखा है मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दे रखा है। जैसे कि एक बात बताइए, एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दे रखा है कि आपने क्या किया, किसी बंदे के ट्रेडमार्क को कॉपी किया। जैसे कि एक कंपनी का ट्रेडमार्क है, जैसे अमूल क्या है? ट्रेडमार्क है। मैं क्या कर रहा हूँ? घी बेच रहा हूँ, और अमूल का लोगो लगा के, अमूल का पूरा कॉपी करके लगा के बेच रहा हूँ। आप वहां क्या करोगे? क्योंकि वहां पर मैंने क्या किया, मैं अमूल का नाम कैसे यूज कर सकता हूं भाई? मैं अमूल के इस ट्रेडमार्क का ऑनर नहीं हूं। तो अगर मैंने ऐसा किया है तो इसका मतलब मैंने ब्रीच किया है कंडीशन एज टू टाइटल का। आप वो चीज रिटर्न करो, लेकिन यहां पर लौटाना अमूल को मत भाई। अमूल को मत बोलना तेरा माल इसने चोरी किया है। रिटर्न तो भले ही आप मेरे को कर देना, लेकिन आपके पास में क्या राइट है? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, और प्लस क्या मांग सकते हो? डैमेज। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने अमूल के नाम से मैंने आपको घी बेचा है, मेरे पास में उसका ट्रेडमार्क नहीं है, मैं उसका ऑनर नहीं हूँ। ये इन्फ्रिंजमेंट होता है ट्रेडमार्क का। तो आप पैसा वापस मांग सकते हैं, प्लस जो आपके साथ चीट हुआ है आप उसका क्या मांग सकते हैं? सेलर से डैमेज। नेक्स्ट आता है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्शन का मतलब आपने कुछ भी खरीदना है, आपने कुछ भी खरीदना है, और आपने अपना सारा का सारा जो पर्पस है वो आपने बायर ने सेलर को बता दिया, और प्लस जो गुड्स आपको चाहिए उसका पूरा डिस्क्राइब आपने कर दिया। आपको टी शर्ट चाहिए, आपने बोल दिया ब्लू होनी चाहिए, कॉलर होना चाहिए, 2 बटन होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो आपकी नीड थी। आपने कंप्लीटली उस प्रोडक्ट की जितनी भी आपकी नीड थी आपने कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दिया। किसको? सेलर को। और आपने सेलर को बोल दिया कि भैया मुझे अब इस चीज़ के 500 पीस चाहिए। सेलर कहते हैं ठीक है भाई साहब, आपको 500 पीस मिल जाएंगे, आप टेंशन फ्री होकर चाहिए, 10 डेज में आपको गुड्स आ जाएगा। अब आप अपने दुकान पे बैठे हैं, सेलर ने आपको वो जितने भी गुड्स मांगे थे वो आपको पैक करवा के बेच दिए। नॉर्मली लॉ क्या कहता है? जैसे ही गुड्स पैक हो गया, डिलीवरेबल स्टेट पे आ गया, बायर को इन्फॉर्म कर दिया, तो ऑनरशिप किसकी हो गई? बायर की हो गई। यस और नो? आपको याद होगा। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि रिस्क एंड रिवॉर्ड आज के बाद किसका है? बायर का है। लेकिन सुनो मेरी बात, मुद्दा ये है कि तुमने जो मांगा था क्या ये वो है या नहीं है? नहीं है। आपने डिस्क्राइब किया था कुछ और सेलर ने अगर भेजा क्या है? कुछ और भेजा है। तो लॉ कहता है कि आपके पास में राइट है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, और प्लस क्या मांग सकते हो? डैमेज। तो डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि आपने अपनी नीड को, जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आपको चाहिए, आपने उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को, उस आपने उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को, उसके पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन को आपने किसको बता दिया? सेलर को बता दिया। अब जो वो गुड सेलर आपको भेज रहा है, अगर वो सेम वो चीज़ नहीं है जिसका आपने डिस्क्राइब किया था, तो आपके पास में फर्स्ट राइट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन करना। और सेकंड राइट क्या है? डैमेज मांगना। इसको हम बोलते हैं सेल बाय डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में क्या कहता है? Where there is a contract for sale of goods by description, there is a implied condition that goods shall be correspond with the description। तो अगर ये एक बड़ी प्यारी सी इन्होंने एक कुछ प्रिंसिपल बताया है, इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस यू कॉन्ट कंपेल द बायर टू टेक बीन्स। तो मतलब क्या है कि भैया आपने जो मांगा है बायर ने, और सेलर के नाते आप बायर को वही दोगे जिसको डिस्क्राइब किसने किया था? बायर ने। आप उसको कुछ और खरीदने के लिए इम्पोज नहीं कर सकते हो। अगर आप करते हो तो बायर के पास में राइट है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना, प्लस क्या मांगना? डिस्क्रिप्शन मांगना। थर्ड आता है बेटा क्या? सेल बाय सैंपल। सैंपल मीन्स व्हाट? आपने दुकान पे जाके सेलर को बोला कि भैया मुझे कुछ गुड्स चाहिए, लेट एग्जाम काजू चाहिए, बादाम चाहिए, कुछ भी चाहिए। उसने आपको सैंपल दिखा दिया।
आपने वो सैंपल प्रॉपरली वेरीफाई कर लिया, सब कुछ सही है, आपने उसको बोले ठीक है भाई साहब ऐसे मुझे 1000 पीस भेज दो, 100 kg भेज दो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी। तो अब जो 100 kg 1000 पीस जो भी आपके पास में आएंगे, तो एज पर लॉ रूल क्या है कि जितना भी माल आपके पास में आएगा दैट शुड मैच विद द सैंपल, दैट शुड मैच विद द सैंपल। और अगर वो सैंपल से मैच नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल प्लस डैमेज मांगने का राइट आपके पास में आ जाएगा। तो अगर आपने सैंपल से खरीदा है तो कुछ इम्प्लाइड कंडीशन है कि जो बल्क है वो सैंपल से मैच करना चाहिए, और बायर को पूरा का पूरा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वो सारे गुड्स को सैंपल से जो आपने खरीदा है उसको बल्क से मैच करेगा। और अगर नहीं है तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना। और थर्ड नंबर कहता है क्या, द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, गुड्स डिफेक्ट से फ्री होने चाहिए। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफेक्ट वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने मुझे आके बोला कि सर हमें आपके यहाँ से चावल चाहिए, चावल दिखा दो, तो मैंने आपको चावल दिखाए, चावल आपने प्रॉपरली देखे नहीं, आपने कहा ठीक 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 भाई साहब 1000 kg भेज दो, वो चावल थे, उन चावल में डिफेक्ट थे, वो चावल में डिफेक्ट थे, लेकिन तुमने क्या बोला कि ठीक है भाई साहब आप रख लो और फटाफट माल भेज दो। मुद्दा ये है कि गलती यहाँ सेलर की है या बायर की है। सेलर जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ब्रांडेड बेचेगा, बढ़िया क्वालिटी बेचेगा। सेलर है वो, सेलर हाई लो मीडियम ईच एंड एवरी क्वालिटी का माल क्या करता है, बेचता है। तो सेलर तो माल बेचते समय बायर को बताता है कि भैया ये सैंपल ले लो। आपने सैंपल देखा, सैंपल में आपने राइस देखा, लेकिन राइस में क्या डिफेक्ट है, राइस कितना सही है नहीं है, वो डिफेक्ट अगर आपने चेक ही नहीं किया तो आप बाद में आप सेलर को रेस्पॉन्सिबल ठहरा नहीं सकते। अगर डिफेक्ट पहले से थे, बायर नेग्लिजेंट था, तो बायर बाद में सेलर के ऊपर केस नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जो सैंपल देखा उस सैंपल में डिफेक्ट नहीं थे, और थे तो ऐसे डिफेक्ट थे जिनको आप नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से ढूंढ भी नहीं सकते हो। आप नॉर्मल ऑब्जर्वेशन में क्या देख सकते हो, चावल देख सकते हो, तोड़ के देख सकते हो, 2-5 दाने खा के देख सकते हो, इतना ही कर सकते हो ना। उसमें आपको कोई डिफेक्ट नहीं दिखा, लेकिन डिफेक्ट था, बट आप उसको ट्रेस नहीं कर पाए, वो हिडन डिफेक्ट था। तो लॉ कहता है कि अगर नॉर्मल डिफेक्ट थे और बायर ने ट्रेस नहीं किए, बायर ने देखे ही नहीं, बायर ने नेग्लिजेंस किया, तो बायर की गलती, सेलर रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लेकिन डिफेक्ट ऐसे थे जो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से फाइंड आउट नहीं हो सकते हैं, हिडन डिफेक्ट थे, या जिसको हम बोलते हैं लेटेंट डिफेक्ट थे। अगर लेटेंट डिफेक्ट निकलते हैं जो पहले नहीं थे, लेटेंट डिफेक्ट निकल के आते हैं, तो यहाँ पर बायर के पास में राइट है कि वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, प्लस अगर नुकसान हुआ है तो डैमेज भी क्लेम कर सकता है। तो क्या कहते हैं, गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी defect rendering them unmerchantable which would not be apparent or reasonable examination of the sample, जो सैंपल के रीजनेबल एग्जामिनेशन से पकड़ में नहीं आए थे। दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल ओनली विद रिगार्ड टू डिफेक्ट which could not be disclosed या discovered by the ordinary examination of the goods. if the defect are latent, तो बायर गुड्स को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, प्लस क्या मांग सकता है, डैमेज। लेकिन अगर डैमेज पहले से था, डिफेक्ट पहले से थे, बायर ने नेग्लिजेंट रखा, बायर ने ढंग से आइडेंटिफाई नहीं किया, तो लॉ कहता है यहाँ पर मिस्टेक बायर की ही मानी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है 4। आप बायर हो, आपने गुड्स को डिस्क्राइब किया, सेलर ने आपको उसका सैंपल भी दिखा दिया। अब जो गुड्स आएगा वो डिस्क्रिप्शन से मैच करना चाहिए, सैंपल से मैच करना चाहिए। मतलब कि डिस्क्रिप्शन में आपने आधी बातें बताई, आधी बातें सैंपल में थी, मतलब कुछ बातें सैंपल की है, कुछ बातें डिस्क्रिप्शन की है। तो जो गुड्स आएगा वो किससे मैच करना चाहिए, तो लॉ कहता है कि दैट शुड मैच बोथ विद सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। और अगर वो गुड सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, प्लस क्या मांग सकते हो बेटा, डैमेज मांग सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। क्वालिटी और फिटनेस, अगर मैं कोई गुड्स मार्केट में खरीद रहा हूँ तो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्या क्वालिटी की एक्सपेक्टेशन रखूंगा या नहीं रखूंगा। अब मुद्दा ये है, जो टी शर्ट मार्केट में 2000 में मिलती है, 5000 में मिलती है, 1500 में मिलती है, 1000 में मिलती है, तुम लेके आते हो 100 रुपए की दो, और उसमें भी कहते हो कि क्वालिटी की एक्सपेक्टेशन। तो लॉ कहता है क्या,
ऑर्डिनरी, सामान्यतः है, देर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स। जो भी तुम गुड्स खरीद रहे हो वो तुम्हारे पर्पस को पूरा कर दे, उसको हम बोलते हैं फिटनेस। ऐसी कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होती। और जो गुड्स तुम खरीद रहे हो उसकी क्वालिटी बेस्ट होगी, ऐसी कोई इम्प्लाइड कंडीशन या वारंटी नहीं होती है भाई। इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी गुड्स को लेके कभी नहीं होती है कि ये गुड्स बढ़िया क्वालिटी का होगा, ये मेरे पर्पस को पूरा करेगा। कैसे बढ़िया क्वालिटी का होगा? आप कंपेयर ही कैसे कर सकते हो? आप एसी लेके आते हो, वो जनरल का आता है 60,000 का, आप हिताची लेके आते हो 30,000 का, 35,000 का, 40,000 का, तो कैसे कंपेयर कर सकते हो दोनों को आपस में? आप कैसे कह सकते हो कि वोल्टास वो क्वालिटी आपको दे पाएगा जो आपको ओ जनरल दे रहा है? आप कैसे एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि 500 रुपये की टी शर्ट आपको वो क्वालिटी देगी जो मोंटे कार्लो की 2,000 की 2,500 की टी शर्ट दे रही है? और भी अपर ब्रांड है जिसपे टी शर्ट ही 25,000 की आ रही है। तो भैया सबसे एक्सपेक्टेशन लगाना गलत है। कोई भी चीज़ तुम्हारे पर्पस को पूरा कर देगी या प्रॉपर क्वालिटी देगी, ऐसी कोई कंडीशन वारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, एक्सेप्शंस हर जगह है। तो लॉ कहता है कि हाँ, कि रीजनेबल फिटनेस की उम्मीद आप लगा सकते हो। कितने की? रीजनेबल फिटनेस की, लेकिन उसकी भी शर्तें हैं। ये मत बोला रीजनेबल, रीजनेबल भी क्या होता है? 500 रुपये वाली में क्या रीजनेबल है और 50 रुपये वाली में क्या रीजनेबल है? तो रीजनेबल की भी बात नहीं है। तो क्या कहता है? रीजनेबल फिटनेस की भी उम्मीद लगा सकते हो, लेकिन उसकी शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? इफ बायर ने सेलर को पहले से अपना पर्पस बता दिया था, बायर ने सेलर को पहले से अपना पर्पस बता दिया था कि जो वो गुड्स खरीद रहा है वो किस पर्पस के लिए खरीद रहा है। सेकंड, रिलेट अपॉन द स्किल्स एंड जजमेंट ऑफ सेलर, वो सेलर के स्किल्स पे भरोसा करता है कि सेलर ही अब उसे कोई ढंग की चीज निकाल के देगा। तो पहली चीज, आपने सेलर को अपना पर्पस बता दिया। सेकंड चीज, आप सेलर के जजमेंट पे भरोसा कर रहे हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो ये है, सेलर भी वो होना चाहिए जो ऑर्डिनरली उन चीज़ों में डील करता है। अगर सेलर उन चीज़ों को रेगुलरली, सेलर ही नहीं है, सेलर उन चीज़ों को रेगुलरली बेचता ही नहीं है, तो आप उससे कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि उसका सिलेक्शन बेस्ट होगा? तो हम कहते हैं कि रीजनेबल की भी उम्मीद लगाई जा सकती है। उसकी भी शर्त क्या है? पहला, आपने बायर ने सेलर को अपना पर्पस बता दिया, सेलर के सिलेक्शन पे फेथ किया, और सेलर भी कौन सा होना चाहिए? जो रीजनेबल, जो रेगुलरली उन चीज़ों में क्या करता है? डील करते हुए आया है। तो वापस कुछ कंडीशन वापस रिपीट दे रखी है, तो ध्यान रखना, कंडीशन फिटनेस और क्वालिटी को लेकर नहीं होती है। इसकी रीजनेबल फिटनेस क्वालिटी की बात हो सकती है, लेकिन उसकी भी शर्तें क्या है कि आपने पहले पर्पस बताया, सेलर के स्किल्स पे भरोसा किया, और तीसरा, सेलर भी वो जो रेगुलरली इन चीज़ों में क्या करता है? डील करता है। तो ये कंडीशन लागू होगी। अगर इन सब के बावजूद भी गुड्स की अगर प्रॉपर क्वालिटी नहीं मिले तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, प्लस क्या मांग सकते हो? डैमेज। फोर्थ नंबर आता है कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। मर्चेंटेबिलिटी क्या होता है उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने 50-50 रुपीज़ की 100 टी शर्ट मंगवाई है, 50-50 रुपीज़ की 100 टी शर्ट मंगवाई है। क्या पर्पस? बेचना है। उससे मैं क्वालिटी की उम्मीद तो नहीं कर सकता, लेकिन ये उम्मीद तो करूंगा ना कि प्रॉपर स्टिच तो हो। पता लगा जगह जगह से कट है, होल हो रखे हैं, फटी पड़ी है टी शर्ट, तो फिर तो वो बेचने लायक ही नहीं है और पहनने लायक भी नहीं है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ क्वालिटी बढ़िया हो, लेकिन कम से कम चीज़ तो ऐसी हो जिसको दिखा के किसी और को आगे बेचा जा सके। हम 50 में लाए हैं, 60 में बेच देंगे, बेचने लायक तो हो। अगर वो चीज़ ही फटी हुई है या वो प्रॉपरली डैमेज्ड है तो वहाँ पर मर्चेंटेबिलिटी लागू होता है। मर्चेंटेबिलिटी कहता है जो आपने खरीदा है, दैट शुड बी इन दैट सिचुएशन, इन दैट कंडीशन इन विच द गुड्स कैन बी आइदर यूज्ड और कैन बी रीसेल। तो या तो गुड्स बेचने लायक हो या गुड्स यूज करने लायक हो। अगर गुड्स क्या है, एकदम कटा फटा पड़ा है, तो वहां पर मर्चेंटेबिलिटी का रूल लग जाएगा। मर्चेंटेबिलिटी कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, प्लस क्या मांग सकते हैं? डैमेज। हम क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टी शर्ट की क्वालिटी बढ़िया हो, मैं तो टी शर्ट कम से कम ऐसी तो हो, फटी हुई ना हो, छेद ना हो, होल ना हो, कम से कम बेचने लायक हो, कम से कम स्टिच तो हो रखा हो प्रॉपर, पता लगा धागे निकले पड़े हैं कि भाई साहब 50 में यही मिलेगा। अरे बेचने लायक ही नहीं है तो क्या कहते हैं? गुड्स आपने डिस्क्रिप्शन से खरीदा था और सेलर ऐसा बंदा है जो उन चीज़ों में डील करता है। अगर ये दो शर्तें पूरी हो जाती है तो मर्चेंटेबिलिटी की कंडीशन लग जाएगी। और अगर कंडीशन ब्रीच होती है
तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, प्लस क्या मांग सकते हो बेटा, डैमेज। और लास्ट आता है कौन सा तुम्हारा, होलसमनेस। होलसमनेस का कंसेप्ट लागू होता है ईटेबल्स पे। तो जो भी चीज़ खाने लायक होती है, हम जब नॉर्मली लेके आते हैं, हम क्या करते हैं, हम दूध लेके आते हैं, हम खाने लायक कोई भी चीज़ लेके आते हैं, हम नॉर्मल ऑब्जर्व करते हैं कि हाइजीन तो मेंटेन है ना। अब हाइजीन भी तुम नहीं देख रहे हो, तुम कह रहे हो खा लो, खाने लायक है, खा लो। अरे वहां पर मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बाहर की बनती है कि बाहर खाने लायक कोई भी चीज़ खरीद रहा है तो ढंग की जगह से खरीदे। ये देखिए कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन है या नहीं है। पता लग रहा है एक तरफ कुत्ते मुंह मार रहे हैं, एक तरफ तुम मुंह मार रहे हो। तो खाने लायक चीज हो, हाइजीन मेंटेन हो, कॉकरोच नहीं हो, चूहे नहीं हो, तुम पता लग रहा है कि इधर चूहे खाए जा रहे हो, तुम उधर लेके तुम भी कहते हो हम भी खाएंगे अब। तो प्रॉपर हाइजीन हो, प्रॉपर खाने लायक हो, प्रॉपर क्वालिटी हो, आप ये तो देखोगे ना, इस चीज को तो एश्योर करोगे। तो सबसे पहले आपने क्या एश्योर करना है कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन हो, प्रॉपर ठीक ठाक जगह हो, क्वालिटी ठीक हो। लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या ये गारंटी कह सकते हैं कि अंदर उसने क्या डाला होगा, वो जाने के बाद तुम्हारे स्टमक में क्या रिएक्ट करेगा, वो तो हमें नहीं पता ना। तो वहां पर लागू होता है होलसमनेस। और होलसमनेस कहता है कि अगर वो चीज़ इटेबल जो आपने खरीदा, अगर उसमें जो डिफेक्ट था वो लेटेंट था, उसे वो गुड्स खाने लायक नहीं रहा, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से उस चीज़ को पकड़ना भी हमारे लिए आसान नहीं होता, तो वहां पर लॉ क्या कहता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, प्लस क्या मांग सकते हो, डैमेज। तो होलसमनेस लागू होता है इटेबल्स पर। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास में क्या, इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज। इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज में फर्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा कौन सा, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन। वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन। और वारंटी जहां ब्रीच होती है वहां पर हम केवल क्या मांग सकते हैं बेटा, डैमेज। इसके मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल पढ़ाता हूँ। एक्स ने एक लैपटॉप परचेज किया वाई से। परचेज करने के बाद एक्स स्पेंड सम मनी ऑन इट्स रिपेयर एंड यूज इट फॉर सम टाइम। अननोन टू द पार्टीज, दोनों पार्टी को नहीं पता था, it turned out that laptop was stolen and was taken from X and delivered to its rightful owner. Y shall be held responsible for the breach and X is entitled to damage not only for price but also for the cost of repair. दोबारा पढ़ लेना, एक बार पॉज कर लेना वीडियो को, आराम से पढ़ना। एक्स ने लैपटॉप बाय किया है किससे, वाई से। और आफ्टर द परचेज, परचेज करने के बाद एक्स ने उस पर कुछ रिपेयर किया और उसको कुछ टाइम तक यूज किया। और कुछ टाइम यूज करने के बाद ध्यान लगा कि ये लैपटॉप तो चोरी का है, ये लैपटॉप तो चोरी का है। एंड वाज टेकन फ्रॉम एक्स, और वो लैपटॉप बाद में एक्स से ले लिया गया और किसको लौटा दिया गया, ट्रू ऑनर को। तो अरे भैया ICAY वालों, तो ये तो क्वेश्चन ही कौन सा है, इम्प्लाइड कंडीशन है या इम्प्लाइड वारंटी है। अरे भैया ये इम्प्लाइड कंडीशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ डाला ही क्यों है आप लोगों ने, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। हटाओ इसको, आ जाओ टॉपिक, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन क्या कहता है, आइए। एन इम्प्लाइड वारंटी दैट अ बायर सेल हैव एंड एंजॉय क्वाइट पोजीशन ऑफ द गुड्स। बायर अपनी पोजीशन को गुड्स पे अच्छे तरीके से शांति से यूज करेगा। इफ द बायर हैविंग गॉट पोजीशन ऑफ द गुड्स एंड लेटर ऑन डिस्टर्ब बाय इन हिज पोजीशन, ही कैन एंटाइटल टू sue द सेलर फॉर द ब्रीच ऑफ द वारंटी। मतलब क्या कहता है कि आपने किसी चीज पे पोजीशन ले लिया। एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने मोबाइल खरीद लिया, मैंने मोबाइल खरीद लिया, उसके बाद में मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने सर्विस सेंटर पे दिया। तो सर्विस सेंटर वाला ने बोला कि भैया आपको 5 दिन में मोबाइल मिल जाएगा। 5 दिन का बोल के भैया 5 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, मुझे मेरे मोबाइल पे पोजीशन नहीं मिल रहा है। मेरा पोजीशन इन लोगों ने क्या कर दिया बेटा, डिस्टर्ब कर दिया। पोजीशन क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। तो मुझे मेरा पोजीशन मिलना चाहिए, और जितना इन्होंने मेरा पोजीशन डिस्टर्ब किया है मैं इनसे क्या मांग सकता हूँ, डैमेज मांग सकता हूँ। लेकिन सर कितने रुपए का, बात रुपए की नहीं है, बात यह है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मैं कोर्ट में केस करूंगा, बोलूंगा सर मेरा पोजीशन डिस्टर्ब हुआ है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मुझे ये राइट दे रहा है, तो मुझे डैमेज मिलेगा। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कहता है कि जहां पर आपको पोजीशन मिल गया है
तो देयर आफ्टर वो पोजीशन डिस्टर्ब होना नहीं चाहिए, और वो पोजीशन अगर डिस्टर्ब होता है तो आपके पास में राइट है कि आप उसका क्या मांग सकते हैं, डैमेज क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्ब्रेंस। एनकम्ब्रेंस का मतलब क्या होता है, मैं एग्जांपल लेके बोलता हूँ कि मैंने ये मोबाइल है तुम्हें बेच दिया, मैंने मोबाइल है आपको बेच दिया 50,000 रुपये में, मैंने मोबाइल आपको 50,000 बेच दिया, मैंने बोला भाई सेकंड हैंड फ़ोन है, मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तुम ले लो, मैं तुम्हें बेच रहा हूँ 50,000 में। तुमने ये सेकंड हैंड फ़ोन 50,000 में खरीद लिया। तुमने कहा यार 1.25 लाख का फ़ोन है, 50,000 मिल रहा है, खरीद लेते हैं, दिक्कत क्या है। तुमने उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। 2 महीने बाद में वो फ़ोन में ना आउटगोइंग आ रही है ना इनकमिंग आ रही है, मतलब ना आउटगोइंग जा रही है ना इनकमिंग आ रही है, वो फ़ोन खिलौना बन गया। तुमने कहा दिक्कत क्या है, फ़ोन चल क्यों नहीं रहा। तुमने जब जाके कंपनी को दिखाया तो कंपनी वालों ने बोला कि ये मोबाइल तो इंस्टॉलमेंट पे खरीदा गया था बजाज फाइनेंस से, और अब इसकी इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो रही है, तो बजाज फाइनेंस वालों ने क्या कर दिया, उस फ़ोन को ब्लॉक कर दिया। अब ये खिलौना है, आप बजाज फाइनेंस के पास जाके किस्तें भरें तो बजाज फाइनेंस वाले उस फ़ोन को ऑन कर देंगे। आपने कहा यार ये तो पंगा हो गया। अब तुम आए रोते हुए मेरे पास कि सर वो मेरे पैसे वापस दो। मैंने कहा इम्प्लाइड कंडीशन याद कर लो। इम्प्लाइड कंडीशन कह रहा था कि क्या, याद तो करो, पहला पॉइंट क्या था, क्या मेरे पास टाइटल नहीं है क्या बेचने का, मैंने कौन सा चोरी का खरीदा है, मेरे पास टाइटल था, मैंने आपको दे दिया, टाइटल तो ब्रीच हुआ ही नहीं, ऑनरशिप तो मेरे पास थी, मैंने आपको बेच दिया, ब्रीच या ऑनरशिप की नहीं हुई है। मुद्दा यह है कि जो फोन मैंने आपको बेचा है उस पर पहले से लोन था, और जब तुमने खरीदा क्या तुम्हें पता था कि इस पे कोई लोन है, लेकिन ये तुम्हें पता कब लगा, खरीदने के बाद। तो क्या कहते हैं, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्ब्रेंस। एनकम्ब्रेंस का मतलब होता है चार्ज, लॉ की भाषा में बोलते हैं चार्ज, और सिंपल भाषा में बोलते हैं लोन। कानून कहता है कि जो भी चीज आप बोलते बेच रहे हो उस पे किसी भी टाइप का चार्ज या लोन होना नहीं चाहिए, नॉन एग्जिस्टेंस। और अगर बाद में इस पे कोई चार्ज या लोन निकल गया तो बायर कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल नहीं कर सकता, बट ही कैन क्लेम फॉर द डैमेजेस फ्रॉम द सेलर। आप सेलर से क्या कर सकते हो, डैमेज मांग सकते हो। तो सर आपने अगर ये फ़ोन मुझे बेच दिया, ये फ़ोन आपने तो बजाज फाइनेंस ले रखा था, फ़ोन अब बंद हो गया है, अब हम करें क्या। तो करना यही है कि आप मेरे पास में आओ, मेरे पैरों में पड़ो और मुझसे रिक्वेस्ट करो कि सर प्लीज़ लोन चुका दो, और फिर मैं बोलूँगा नहीं चुकाऊंगा। अब तुम क्या करोगे, अब तुम बजाज फाइनेंस के पास जाओगे, उनको लोन चुकाओगे, और बाद में तुमने जितना लोन पे किया है विद इंटरेस्ट उसका मेरे से क्या करोगे, क्लेम करोगे। तो ये होता है वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्ब्रेंस। एनकम्ब्रेंस में चार्ज होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट आता है वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेस ऑफ ट्रेड। देखो बेटा हमने बात की थी कि वैसे तो देर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन की क्वालिटी और वारंटी की कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होती है, लेकिन कई बार इम्प्लाइड कंडीशन क्वालिटी और वारंटी की हो सकती है वहाँ के कस्टम को देख के, उस बिजनेस के ट्रेंड को देख के, उस बिजनेस के कस्टम को देख के, जिसको हम बोलते हैं यूजेस ऑफ ट्रेड। उस बिजनेस के ट्रेंड, उस बिजनेस के कस्टम को देखते हुए कुछ क्वालिटी की एक्सपेक्टेशन आपकी हो जाती है। हमने मांगी नहीं थी लेकिन हो जाती। जैसे कि आई एम ए सेलर, कि मैं हनी बेचता हूँ, क्या बेचता हूँ, हनी। मैं 50 ईयर ओल्ड प्रिजर्व्ड हनी आपको बेचता हूँ, और ये मैं पिछले 25-30 साल से बेचता आ रहा हूँ। मैं क्या बेच रहा हूँ, हनी। कितने साल पुराना, 25-30 ईयर्स ओल्ड प्रिजर्व्ड हनी मैं आपको बेचते आ रहा हूँ। काफ़ी पुराना हनी बेचता हूँ, काफ़ी सालों से बेचता हूँ। अब जब लोग मेरे पास में आते हैं ना, मुझे अब ये नहीं बोलते कि भैया वो पुराना वाला हनी दो, आते ही सीधा क्या बोलते हैं, भैया हनी दे दो। अब उनको पता है कि कौन सा हनी मैं बेचता हूँ, तो ये कस्टम चल पड़ा कि वो लोग मेरे पास आते हैं और मुझे क्या बोलते हैं, हनी चाहिए। बोलते नहीं है मुझे कि पुराना हनी चाहिए, ओल्ड प्रिजर्व चाहिए, क्योंकि कस्टम बन चुका है। तो लॉ क्या कहता है कि यहाँ पर तो सामने वाला इस कस्टम के बहकावे में आके फंस गया था, इस ट्रेंड के बहकावे में आके फंस गया था कि भैया आप अगर ओल्ड प्रिजर्व हनी बेचते हो, इतने टाइम से बेचते हो, तो कस्टमर को तो ये लगेगा ना कि कस्टमर तुम आके क्या बोल रहे हैं, हनी दो। तो उसको तो क्या लग रहा है कि मैं कौन सा हनी उसको दूंगा, ओल्ड प्रिजर्व। लेकिन यहाँ पर मैंने जो उसको हनी दिया इस बार, वो ओल्ड नहीं था, वो एकदम फ्रेश हनी था। तो मुद्दा यह है कि उसकी एक्सपेक्टेशन ब्रीच हो गई। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन उसने बताई नहीं थी, वो बिजनेस के कस्टम से थी।
बिजनेस की यूसेज ऑफ ट्रेड से थी, तो वहाँ वो बंदा मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ केवल और केवल क्या मांग सकता है, डैमेज मांग सकता है। और फोर्थ नंबर पॉइंट क्या देता है, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स। डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स मतलब कि जो भी चीज़ आप लेके आते हैं, लिखा था ना, बच्चों से दूर रखें, सनलाइट से दूर रखें, क्योंकि इन चीज़ों में कुछ ऐसा डेंजरस मेलेडी होती है जो आपके लिए नुकसानदायक होती है। तो सेलर अगर कोई भी चीज़ बेच रहा है जिसमें कोई भी डेंजरस नेचर है, तो सेलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बायर को इन चीज़ों के बारे में पहले से अवेयर कर दे। और अगर सेलर ने इन चीज़ों के बारे में बायर को अवेयर नहीं किया है, तो बायर सेलर से क्या मांग सकता है, डैमेज मांग सकता है। क्लियर है बच्चों। और नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा कौन सा, केविएट एम्प्टर। केविएट एम्प्टर जिसका मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर। केविएट एम्प्टर कहता है लेट द बायर बी अवेयर कि सेलर अगर गुड्स बेच रहा है, उसमें डिफेक्ट निकलता है, तो सेलर लाइबल नहीं होगा। सेलर अगर गुड्स बेच रहा है जिसमें डिफेक्ट निकलता है, सेलर विल नॉट बी लाइबल। तो सेलर जो गुड्स बेच रहा है उसमें डिफेक्ट निकलता है तो सेलर लाइबल नहीं होगा। लाइबल किसको माना जाएगा, बायर को। लॉ कहता है कि देखो सेलर माल बेचेगा, सेलर बढ़िया क्वालिटी का भी बेचेगा, घटिया क्वालिटी का भी बेचेगा, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है। वो चेक कर ले कि जो गुड्स वो खरीद रहा है कि वो उसके पर्पस के लिए सूटेबल है या नहीं है। फिटनेस और क्वालिटी को लेके कोई कंडीशन वारंटी नहीं होती, हमने बात की थी पहले से कि अगर बायर जो गुड्स खरीद रहा है तो वो बायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रॉपर अवेयर होके देखना कि जो गुड्स वो खरीद रहा है वो उसके पर्पस को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो हम हमेशा कहते हैं लेट द बायर बी अवेयर। गुड सेलर गुड्स बेचेगा, घटिया भी बेचेगा, लेकिन कभी नहीं बताएगा कि मेरा कुछ घटिया है। सेलर हमेशा अपने माल की तारीफ करेगा और बोलेगा ये माल बहुत बढ़िया, बेस्ट क्वालिटी है। वो सेलर क्यों बताएगा, सेलर की क्या गलती है, सेलर तो गुड्स बेचेगा। लेकिन ये बायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉपरली चेक कर ले गुड्स को खरीदने से पहले कि ये जो गुड्स वो लेके जा रहा है ये उसके पर्पस को फिट है या नहीं है, उसकी नीड को पूरा करेगा या नहीं करेगा, उसकी यूटिलिटी बायर के लिए क्या है, वो बायर की प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, बायर की होती है। तो हम बोलते हैं हमेशा लेट द बायर बी अवेयर। लेकिन हाँ, इस रूल के कुछ क्या होते हैं बेटा, एक्सेप्शंस होते हैं। इसके एक्सेप्शंस क्या दे रखे हैं, इफ द बायर हैड मेड नोन टू द सेलर। बायर ने अपना पर्पस सेलर से बता दिया था पहले से, बायर ने अपना पर्पस सेलर को पहले से बता दिया था। वो सेलर के स्किल्स पे भरोसा करता है, और सेलर भी कौन है, जो रेगुलरली उन चीज़ों में डील करता है। तो यहाँ पर अब बायर रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा सेलर। तो ये एक्सेप्शन है, तो अब रेस्पॉन्सिबल किसको माना जाएगा, सेलर को, क्योंकि बायर ने यहाँ पर अपना पर्पस सेलर को पहले से बता दिया था। लेकिन ये एक ही एक्सेप्शन नहीं है बेटा, और भी इसके बहुत सारे क्या हैं, एक्सेप्शंस हैं। तो पहला क्या कहता है, फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज। तो हमने पहली बात की थी, फिटनेस और क्वालिटी और यूज कभी एप्लीकेबल नहीं होता है। फिटनेस के लिए सेलर कभी रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की कब आती है, वापस वही बात, जहाँ पर बायर ने अपना पर्पस बता दिया हो और सेलर के स्किल्स पे भरोसा करता हो और सेलर उन चीज़ों का रेगुलर डीलर हो, और उसके बावजूद वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, तो लाइबल कौन होगा, सेलर होगा। अदरवाइज नॉर्मली लाइबल हमेशा किसको मानते हैं हम लोग, बायर को मानते हैं। सेकंड नंबर क्या कहता है बेटा, गुड्स परचेज अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम। देखो पेटेंट या ब्रांड नेम से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी चीज आप किसी पेटेंट से या ब्रांड नेम से खरीद लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है जब वो चीज किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनी हो। अगर कोई चीज किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही बनी है तो ही उस ब्रांड नेम का इम्पैक्ट है, अदरवाइज उस ब्रांड नेम से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बोलता हूँ रिबॉक का शूज दे दो, तो क्या रिबॉक के शूज से मैं पहाड़ पे चला जाऊँ, मैं क्रिकेट खेल लूँ, मैं फुटबॉल खेल लूँ, मैं बास्केटबॉल खेल लूँ, मैं बैडमिंटन खेल लूँ, क्या सारे पर्पस पूरे हो जाएंगे क्या रिबॉक के शूज से, नहीं होंगे। कोई गारंटी वारंटी नहीं है कि रिबॉक खरीद लो, एडिडास खरीद लो, वो तुम्हारे सारे पर्पस को पूरा कर देगा। लेकिन अगर कोई गुड्स ऐसा है जो एक पर्टिकुलर ब्रांड से बन रहा है और वो पर्टिकुलर किसी एक ही पर्पस के लिए बना है, सिंगल पर्पस, नो मल्टीपल यूजेस, और उसमें भी वो उस पर्पस को पूरा ना करे, तो यहाँ पर वो इम्प्लाइड कंडीशन का ब्रीच मान लिया जाएगा। यहाँ पर लेट द बायर बी अवेयर का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर गुड्स हमने डिस्क्रिप्शन से खरीदे, हमने पढ़ा था, हमने अगर गुड्स डिस्क्रिप्शन से खरीदे हैं, हमने पहले से डिस्क्राइब कर दिया, तो सेलर जो माल देगा वो डिस्क्रिप्शन से मैच करना चाहिए। नहीं मैच करता है तो लेट द बायर बी
अवेयर का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। जो माल हमने खरीदा है दैट शुड बी एटलीस्ट मर्चेंटेबल क्वालिटी। अगर गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी का ही नहीं है तो लेट द बायर बी अवेयर का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। आपने सैंपल से खरीदा, फिर वही बात, आपने सैंपल भी दे दिया, डिस्क्रिप्शन भी दे दिया, तो यहाँ पर वो लेट द बायर बी अवेयर का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ट्रेड यूजेस मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर किसी चीज़ में गुड्स को बेचने में कस्टम है, ट्रेंड्स है, अगर वो गुड्स उस ट्रेंड को कस्टम को पूरा ना करे तो लेट द बायर बी अवेयर का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। और लास्ट चीज क्या कहता है, सेलर ने जानबूझकर डिफेक्ट को छुपाया है। सेलर ने जानबूझकर बायर के साथ क्या किया है, फ्रॉड किया है। एक तरफ तो सेलर बायर के साथ जानबूझकर फ्रॉड कर रहा है और बाद में कहता है साहब लेट द बायर बी अवेयर। तो लॉ क्या कहता है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, मतलब कि एक तरफ तो तू फ्रॉड कर रहा है ऊपर से ये और कह रहा है कि लेट द बायर बी अवेयर। तो लॉ कहता है कि जहां पर जानबूझकर आप क्या करते हो, फ्रॉड करते हो, वहां पर केवियट एम्पटर का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? तो ये टॉपिक होता है तुम्हारा खत्म। इसको फटाफट यहाँ से स्टडी मैट से रिवाइज करें, पीछे क्वेश्चन आंसर पढ़ें, जो क्वेश्चन बैंक दे रखा है उस क्वेश्चन बैंक से सारे क्वेश्चन आंसर्स को क्या करें, कवर करें। हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा यूनिट नंबर 1 के बारे में। बेसिकली यूनिट नंबर 1 डेफिनेशंस है, इसलिए मैंने यूनिट नंबर 3 एंड 4 पहले करवाया, क्योंकि वहाँ पर जो कंसेप्ट है वो सेपरेट है। 2 में जो हमने आज किया इसमें कोई 3 और 4 का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन 1 जो आएगा उसमें बेसिकली डेफिनेशन ही डेफिनेशंस है। उसका बहुत कुछ कंसेप्ट तो हम लोग सेकंड थर्ड फोर्थ में पढ़ चुके हैं, लेकिन हाँ पढ़ना तो पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसमें बात करेंगे यूनिट नंबर 1 के अंदर। ठीक है बच्चों, टाटा बाय बाय। प्लीज़ अच्छे से पढ़ें, उनको जल्दी जल्दी रिवाइज करें और साथ में स्टडी मैट और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस कवर करें। थैंक यू बच्चों, टाटा बाय बाय।